हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये PSIR ऑप्शन वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अगर एथनिसिटी की बात करें, अगर उसे हम डिफाइन करें तो डोनाल्ड होरोविट्स ने एथनिसिटी को ऐसे डिफाइन किया है: इट इज़ अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बेस्ड ऑन शेयर डेसेंट, कल्चर, लैंग्वेज, रेस, कास्ट और रिलीजन। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रुप है ना, और उनका रेस सेम है, उनका कास्ट सेम है, उनका रिलीजन सेम है, तो हम ये कह देंगे ये लोग एक ही एथनिसिटी के हैं। एक डोनाल्ड हॉरोविट्स का एक इंपॉर्टेंट कोट भी है, उसमें बोलते हैं कि एथनिसिटी वाज वंस इन द बैक वाटर ऑफ social research. Ethnicity was once in a backwater of social research, but now it has become the core area of research. है ना, तो ये कोट आप एथनिसिटी क्वेश्चन में इसको शुरू में लिख दें, उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू करें तो काफ़ी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं पॉल आर ब्रास की। तो पॉल आर ब्रास जो है अपनी बुक एथनिसिटी इन नेशनलिज्म में डिस्क्राइब करते हैं कि पॉलिटिक्स में एथनिसिटी जो है 3 लेवल पे डिस्क्राइब की जा सकती है। पहला ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंसेस अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप है उसके विद इन ही स्ट्रगल होना शुरू हो जाए, यानी कि स्ट्रगल विद इन ग्रुप। सेकेंड लेवल क्या है? स्ट्रगल टू कंट्रोल राइट्स, प्रिविलेज एंड रिसोर्सेज। अब ये क्या है? स्ट्रगल बिटवीन द ग्रुप्स। थर्ड लेवल क्या है? स्ट्रगल बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप्स एंड स्टेट। तो थर्ड है वो है स्ट्रगल बिटवीन स्टेट एंड ग्रुप। तो पॉल आर ब्रास बताते हैं कि एथनिसिटी इन पॉलिटिक्स 3 लेवल पे ऐसे ऐसे डिफाइन की जा सकती है। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडिया में एथनिसिटी को डिटरमाइन करना, क्योंकि जो दुनिया भर के एथनिक पैरामीटर या मार्कर हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा कट अक्रॉस करते हैं। जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, आपको कई सारे मुस्लिम लोग मिल जाएंगे, है ना, जो राजपूत लिखते होंगे पाकिस्तान में, है ना, पंजाब एरिया में। तो रिलीजन तो अलग है लेकिन कास्ट सेम है। इसके अलावा पंजाबी हिंदू और पंजाबी जो है मुस्लिम इवन। तो इसलिए जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडिया में डिटरमाइन करना एथनिसिटी। अब हम देख लेते हैं एथनिक मूवमेंट के क्या कॉजेज़ होते हैं। देखिए, अगर इम्पैक्ट की बात करें हम, अभी कॉजेज पहले इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट जो है इनका पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है योया हो गए और प्रोफेसर गोपाल गुरु, ये दोनों बोलते हैं कि एथनिसिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। प्रोफेसर गोपाल गुरु और योगेंद्र यादव ये बोलते हैं कि जो एथनिक मोबिलाइजेशन है उससे क्या है, डेमोक्रेसी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है ना। डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है क्योंकि जो है जो सबऑल्टर्न है या आप कह लीजिए मार्जिनलाइज लोग हैं, उनका जो है कॉन्शियस रेज हुआ है एथनिक मोबिलाइजेशन से। अब जो है अगर हम प्रताप भानु मेहता की बात करें और CP भामरी की बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, लॉन्ग टर्म में एथनिसिटी जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ना, ये थ्रेट है नेशनल इंटरेस्ट को। तो ये तो हमने इम्पैक्ट देख लिया। अब देख लेते हैं कॉजेज़ क्या हैं एथनिक मूवमेंट के। देखिए, रजनी कोठारी जी की बात करें, रजनी कोठारी बोलते हैं, ये महिला नहीं है पुरुष ही है, रजनी कोठारी बोलते हैं कि जो एक्सेसिव मॉडर्नाइजेशन हो रखा है, एक तो कारण ये है इसका। और सेकंड जो है होमोजेनाइजिंग टेंडेंसी, है ना, होमोजेनाइजिंग टेंडेंसी जो है हमारे स्टेट की, या तो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है, मतलब कहने को लोग कहते हैं मोदी जी के अंडर। तो एक रीज़न ये भी एथनिक मूवमेंट का आने का। अगर हम SD मुनि जी की बात करें तो बोलते हैं कि आइडियोलॉजी का इरोजन हो रहा है और जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका फेलियर है, जो स्टेट जो है ढंग से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे एथनिक मूवमेंट राइज हो रहे हैं। अतुल कोहली जी कहते हैं कि भैया जो डेमोक्रेसी है उसी के कारण जो है एथनिक मूवमेंट हो रहे हैं। अब अतुल कोहली जी सॉल्यूशन भी एथनिसिटी प्रॉब्लम का बताएंगे कि डेमोक्रेसी ही है। अब डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी और टू लेस डेमोक्रेसी, इन दोनों को ही अतुल कोहली कहते हैं कि भैया ये जो है एथनिक मूवमेंट्स का कारण है या कॉज है। अब देखिए, टू मच अगर डेमोक्रेसी हो जाएगा तो एब नॉर्मल मोबिलाइजेशन होगा मॉब का, एब नॉर्मल मोबिलाइजेशन, पता रैली में इकट्ठे इकट्ठे चले आ रहे हैं, जैसे पोलराइजेशन कह लें। और अगर टू लेस डेमोक्रेसी होगा, अगर टू लेस डेमोक्रेसी होगा तो फिर जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा एक ही जगह। और अतुल कोहली जी कहते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन भी है हमारे यहाँ एथनिक मूवमेंट के कॉज का। जैसे आप कह सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल हो गया, है ना, और असम हो गया बांग्लादेशी,
इसके अलावा कंचन चंद्रा जी की बात करें तो वो कहती हैं कि जो स्टेट की अपैथी है वो एक मेजर रीज़न है एथनिक मूवमेंट का। अब हम अफेक्ट देख लेते हैं, क्या अफेक्ट है हमारे यहाँ एथनिक मूवमेंट्स का। तो एथनिक मूवमेंट्स के कारण जो है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पॉपुलर होने लगी है अब, है ना। लोग अब अपनी जाति अपना धर्म पहचानने लगे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि हम लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं, अपने कास्ट को वोट करते हैं। तो इसमें जो है 3 स्कॉलर्स का व्यू हम देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट हुआ है हमारे एथनिक मूवमेंट का। अगर आशुतोष वार्ष्णेय जी की बात करें तो कहते हैं कि भैया इसका तो एक सबसे बड़ा ये में दिखता है कि म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो रखा है हमारे यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स में, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अब जैसे अपने ही लोगों से लोग ज़मीन खरीदते हैं, अपने ही धर्म के लोगों की दुकान पे जाते हैं, इस टाइप का एक इफेक्ट देखने को मिला है। अगर माइरन वेनर की बात करें तो जो सन ऑफ सॉयल थ्योरी, जैसे मराठी मानुष है ना, बिहारियों को जो है महाराष्ट्र से भगा रहे थे, महाराष्ट्र निर्माण सेना वाले राज ठाकरे, तो एथनिक मूवमेंट ही था एक तरह से मराठी, क्योंकि देखिए लैंग्वेज भी एक रीज़न है एथनिसिटी का। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइग्रेंट्स एंड नेटिव्स। और अतुल कोहली जो है वो कहते हैं कि जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट जो है गवर्न ढंग से नहीं कर पा रही, गवर्नेंस जीरो हो रखा है, एक रीज़न ये भी है हमारे यहाँ, एक अफेक्ट है एथनिक मूवमेंट्स का। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ कोई सिंगल एथनिसिटी नहीं है ना। सिंगल एथनिसिटी तो नहीं है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ एथनिसिटी जो है वो मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड, और यूनाइट और डिवाइड होती है डिफरेंट डिफरेंट इशू पे। अगर मान लीजिए क्रिकेट का मैच है तो पूरा देश इकट्ठे हो जाता है ना, नॉर्थ साउथ पूरा एक हो गया। और मान लीजिए कुछ और है, अगर मान लीजिए लैंग्वेज की बात हुई तो तमिल और द्रविडियन बोलेंगे कि नहीं भाई, है ना, हिंदी को थोपा जा रहा है हम पे। तो हमारी अगर इंडिया की बात करें तो सिंगल एथनिसिटी या सिंगल एथनिक आइडेंटिटी नहीं है हमारी। अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या है एथनिक चैलेंज का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन तो हमें दिखता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो लोकल बॉडीज़ हैं, है ना, या क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी उसको सॉल्व करिए, गवर्नेंस का इशू बढ़िया करिए, है ना, तो इस तरह के एथनिक मूवमेंट नहीं होंगे। आशुतोष वार्ष्णेय जो हैं अपनी बुक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल लाइफ, उसमें बोलते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका सेकुलराइजेशन हो जाए तो ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होगा हमारे यहाँ एथनिक प्रॉब्लम का। अतुल कोहली जी मैंने बताया ना कि कहते हैं कि डेमोक्रेसी ही कारण भी है और डेमोक्रेसी सॉल्यूशन भी है। तो कहते हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी जो पार्टिसिपेटिव हो और डेलिबरेटिव हो, अगर ऐसी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आ जाएगी तो एथनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए हमारी इंडिया क्या है, मल्टी एथनिक सोसाइटी रही है शुरू से ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा कॉन्सेप्ट है, वासुदेव कुटुम्बकम का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो है मल्टी एथनिक सोसाइटी और ये सारी चार धाराएं हमारे यहाँ हैं, और एथनिसिटी अभी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अगर क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी को सॉल्व कर दिया जाए और डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव और डेलिबरेटिव बना दिया जाए और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को सेकुलराइज कर दिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।